योर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। मेरा नाम है कीर्ति। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्पेशली इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, प्रोग्राम्स रहेंगे एंड देन अदर क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो एंड तक बने रहें। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। एंड देन जिन भी लोगों ने अभी तक जो भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती आ रही हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो अलग अलग स्टेट में अभी वैकेंसी आती जा रही हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। और जितने नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए वो आपको अपडेट करते जा रहे हैं चैनल पर। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो MCQs लिए गए हैं तो आपका जिनका भी NVS, CHO, DSSB, DMER, एम्स पटना के लिए पेपर है उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर CHO एक स्टेट के लिए हो। तो CHO में जो क्वेश्चन आते हैं सभी स्टेट के पेपर्स को चेक करते हुए, जितने भी अलग अलग स्टेट में पेपर होते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही यूनिक और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेनिफिट्स ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड। तो वेट कम करने का, वेट रिड्यूस करने के क्या बेनिफिट होंगे? ऑप्शन में है लोअरिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल ब्लड फैट्स और हाइपरलिपिडेमिया, करेक्शन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो वेट यदि एज कम्पेयर टू थिन और जो मोटे लोग होते हैं, ऑबिस लोग होते हैं तो उनमें स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज होता है। एंड देन यदि आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, आपको ओबेसिटी है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होने के साथ साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, अलग अलग चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे। लिपिड लेवल भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा थिन हैं उनका लिपिड लेवल ज़्यादा होगा, बट जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें जनरली जो ओबीस होंगे, वेट ज़्यादा होता है, उन्हीं के लिए हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस हैं जो रहते हैं। तो हार्मफुल ब्लड फैट का मतलब है यहाँ पर हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस भी कम रहेंगे। स्लीपिंग डिसऑर्डर से भी आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज। एंड यहाँ पर वेट रिडक्शन की बात की जा रही है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि वेट को रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो बेस्ड ऑन ऑप्शन यदि आप जाते हैं तो आप अपनी डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेट रिडक्शन को लेके क्वेश्चन है तो क्या बेनिफिट होगा कि इन सभी डिसीज से, हाइपरलिपिडेमिया से, स्लीपिंग डिसऑर्डर से, इन सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन में 1983, 1988, 1993 या फिर 2002। तो जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ये हुआ था 1983 में, 1983 में। लेप्रोसी को ही हैंसन डिसीज़ कहा जाता है। एंड हैंसन डिसीज़ के साथ साथ यहाँ पर जो लेप्रोसी में जितने भी प्रोग्राम के साथ साथ लेप्रोसी को लेके जो इनका मैनेजमेंट होता है, डिसीज़ ट्रीटमेंट होता है, वो अक्सर एग्जाम में आपको आता है। सोशल स्टिग्मा ऑफ डिसीज़ भी कहा जाता है इसको। तो बेसिक पॉइंट है लेप्रोसी को लेके जो आपको आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 में। सोशल स्टिग्मा ऑफ डिसीज़ किसको कहा जाता है? लेप्रोसी को। लेप्रोसी का ही दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स डिसीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च्ड इन। तो PMSMA कब लॉन्च हुआ था? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो एम रखा गया था वो था कि मैटरनल मोर्टेलिटी और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनकी डेथ को हमें प्रिवेंट करना है। तो ऑप्शन में 2015, 2016, 2017 या फिर डी नन ऑफ दीज। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लाया गया था 2016 में। कब आया था? 2016 में। ये देखिए यहाँ पर, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन जून 2016। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च हुआ था जून 2016 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से जनरली एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक तो इसका लोगो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि 9th ऑफ एवरी मंथ, ये क्वेश्चन जिनका CHO टर्म एंड एग्जाम है, CHO एग्जाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च कब हुआ था? जून 2016 में।
और इसके थ्रू जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको एक फिक्स्ड डे के दिन एक दिन फिक्स किया जाता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीनेटल केयर है जो प्रोवाइड की जाती है, और एक केयर जनरली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करती है प्रेगनेंसी के। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में लाया गया था, इसमें एक कैंपेन रखा गया था जिसमें मिनिमम पैकेज भी रखा गया था एंटीनेटल केयर सर्विसेज को लेके, और इसके जो बेनिफिशियर्स ग्रुप होंगी मतलब कि जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनको 9th डे ऑफ एवरी मंथ, तो महीने की हर 9 तारीख को है जो एंटीनेटल चेकअप है जो करवाया जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर 9th डे ऑफ एवरी मंथ। तो 9th डे ऑफ एवरी मंथ आपको याद रखना है कि हर महीने की 9 तारीख को है जो एंटीनेटल चेकअप है करवाया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये जनरली फोकस करता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर अभी तक जब ये लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं जब ये लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड एंटीनेटल केयर अंडर PMSA मोर देन 2.39 करोड़। तो 2.39 करोड़ वुमेन है जो क्या किया था एंटीनेटल केयर है जो रिसीव की थी, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसमें आइडेंटिफाई की गई थी इसके तहत वो थी 12.5 लाख। तो यहाँ पर आपको इसमें 3 बेसिक चीज़ें याद रखना। फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, PMSA में का फुल फॉर्म। लोगो लॉन्च हुआ था जून 2016 में, और हर महीने की 9 तारीख को है जो एक कैंपेन चलाया जाता है, इसमें हर महीने की 9 तारीख को एंटीनेटल चेकअप है जो करवाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम, MAA प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है मैटरनल एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर असिस्टेड अटेंशन, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, या फिर मदर्स एंड फादर्स एब्सोल्यूट अटेंशन। तो जो माँ प्रोग्राम है MAA प्रोग्राम है, इसके जो फुल फॉर्म था इसका फुल फॉर्म था मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो जो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन है ये किसके लिए लाया गया था? अगस्त 2016 में लाया गया था ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस क्वालिटी को लेके जो प्रोग्राम लाया गया था इसका नाम क्या था? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। नेशनल ये लॉन्च किसने किया था? नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसके तहत जो माँ प्रोग्राम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन अगस्त 2016 में लाया गया था, और इसके तहत यदि माँ प्रोग्राम पूछते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इम्प्रूविंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस फॉर क्वालिटी सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न्स के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। तो माँ का फुल फॉर्म लॉन्च कब हुआ और एम क्या था कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड इन। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अलग अलग फेज़ में लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा है, 4 फेज़ में लॉन्च हो चुका है प्रोग्राम। तो फर्स्ट कब हुआ था? ऑप्शन में 1992, 1994, 1996 या फिर 1997। तो फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? 1992 में। ये देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको हर एक चीज़ इजीली समझ में आ सकती है। तो यदि फर्स्ट पूछते हैं NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम तो आया था 1992 में। NACP सेकंड पूछते हैं तो 1999 में। जो फर्स्ट फेज में चीज़ें नहीं हो पाई थी उनको सेकंड में कवर किया गया था। फिर थर्ड आया था 2007 से लेकर 2012 के बीच में। इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था थर्ड फेज को? 2007 से 2012 के बीच में। एंड लास्ट आया था NACP फोर्थ जो कि 2012 से 2017 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। तो यदि फर्स्ट पूछें तो आपको 1992 पर मार्क करना है, सेकंड पूछें तो 1999 पर, थर्ड पूछते हैं तो 2007 से 2012 के बीच में रहा है, इम्प्लीमेंट किया गया। एंड देन फोर्थ आता है तो 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट इज इंडिया एम्स टू एलिमिनेट TB विथ 0 डेथ्स। तो इंडिया ने जो एक एम बनाया है कि ट्यूबरक्लोसिस को हमें कब तक एलिमिनेट कर रहे हैं और जिसमें 0 डेथ हो, एक भी डेथ ना हो TB से। ऑप्शन में है 2021, 2022, 2030 या फिर 2025। तो TB एलिमिनेशन को लेके एक जो कैंपेन तरीके से चलाया गया है इंडिया में, तो इसके तहत ट्यूबरक्लोसिस विथ 0 डेथ्स मतलब हमें TB को एलिमिनेट भी करना है इंडिया से और डेथ भी ना हो, तो कब तक करना है? 2025 तक।
2025 तक। नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो हमने RBS के पढ़ा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो कितने एज ग्रुप या फिर पॉपुलेशन है जो कवर की जाती है। तो ऑप्शन में 10 to 19 ईयर्स एज मेल एंड फीमेल ऑफ रूरल एरिया, 10 to 19 ईयर्स एज मेल एंड फीमेल ऑफ अर्बन एरिया, या फिर बोथ 1 and 2, मतलब कि ऑप्शन A and B, या फिर ओनली ऑप्शन A और 1 ऑप्शन। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2014 को। तो जो प्रोग्राम लाया गया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था, और इसमें जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया था, जो कि 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के मेल और फीमेल हैं उनको यहाँ पे कवर अप किया गया था। तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म, लॉन्च कब हुआ और बेनिफिशियर्स ग्रुप क्या है, ये एग्ज़ाम में आपको आता है जनरली। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई थी कि जो भी अर्बन एरिया के लोग हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनको ये योजना का, सॉरी फॉर दैट, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक्चुअल में जो कि 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था, इसमें जो भी लोग कवर किए गए थे वो अर्बन और रूरल दोनों एरिया के मैरिड एंड अनमैरिड लोग हैं जो रखे गए थे 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के मेनली। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसमें रूरल और अर्बन एरिया के मेल फीमेल 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के लोगों को कवर किया गया था। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपको इसकी लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म और किन लोगों के लिए यहाँ पर ये बेनिफिशियर्स हैं जो रहे थे इस प्रोग्राम में, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज टू डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन इनरोल्ड एंड नॉन इनरोल्ड बिटवीन द एज ऑफ। तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो प्रोग्राम मनाया जाता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम के तहत जो प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज के चिल्ड्रन हैं, तो किस एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर इनरोल्ड है जो किया जाता है। ऑप्शन में है 1 से 19 साल तक के, 1 to 19 ईयर्स, 2 to 20 ईयर्स, 3 to 18 ईयर्स या फिर 4 to 16 ईयर्स। तो यहाँ पर जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है इसके तहत जो बच्चे इनरोल किए गए थे वो थे 1 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे। हर साल हम नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। 10 फरवरी को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे के दिन जो बच्चों में डोज दिया जाता है और ये 1 साल से ज़्यादा की एज ग्रुप के बच्चों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो क्या है, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है जो दी जाती है डिवॉर्म होते हैं उनको मारने के लिए। तो ये 1 साल के एज के ज़्यादा के बच्चों को ही दी जाती है, कभी आपको लेस देन 1 ईयर को मार्क नहीं करना है। तो 1 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर इनरोल किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में 2013 to 14, 2008 to 2009, 2010 to 11 या फिर 2007 to 8। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च कब किया गया था, 2007 से 2008 के बीच में। जो 11वें नंबर की 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से 2008 के बीच में, उसी टाइम पर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसके एम रखे गए थे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन, मतलब कि टोबैको कंज्यूम करने के बाद क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे। रिड्यूस प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, जो तंबाकू है उसकी सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों को कम करना। इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो जो भी एम बनाए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कवर्स बेनिफिशियर्स अबव द एज ऑफ। तो NPHCE नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, तो इसमें बेनिफिशियर्स कौन रहेंगे। ऑप्शन में अबव 59 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स, अबव 61 ईयर्स या फिर अबव 65 ईयर्स। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट के लिए प्रोग्राम लाया गया था, इसमें 60 साल से एज ग्रुप के ज़्यादा के लोग हैं जो कवर किए जाएंगे।
तो इसमें शेल्टर होम से लेके हॉस्पिस केयर ऑल ओवर चीज़ें हैं जो कवर अप की जाएंगी, और जो भी एल्डरली होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो उनको इस प्रोग्राम का लाभ मिलता है। और लॉन्च हुआ था 2010 से 2011 के बीच में, 2010 to 2011 नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पर्सन। नेक्स्ट इज द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आर। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट कौन से हैं? ऑप्शन में ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, एंड यहाँ पर ऑप्शन में है कि ओनली ऑप्शन सी, ओनली ए एंड बी, या फिर ओनली ए एंड सी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ए बी सी स्मॉल लेटर से दिए हुए हैं नंबरिंग, तो ये क्या है? कंपोनेंट है। अब इनमें से आपको पहचानना है कि ऑप्शन ए और बी सही है, कि ऑप्शन बी और सी सही है, कि ए बस सही है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो कंपोनेंट हैं, 3 मेन कंपोनेंट, वो ये सभी हैं कि मेंटली इल पेशेंट को हमें ट्रीट करना है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ प्रमोट करना है और रिहेबिलिटेट करना है। तो आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज, मतलब कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में, याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। यदि वर्ल्ड हेल्थ डे पूछते हैं तब 7 अप्रैल को, यदि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पूछते हैं तब 10 अक्टूबर को। और 2022 की थीम क्या है इसकी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की? मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको इसकी थीम याद रखना है, डेट याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्टेट में बनी है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, दिल्ली, या फिर मध्य प्रदेश। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाया गया है, तो बना है गुजरात के बड़ोदरा में। ये देखिए यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से या तो आपको इसकी साइज पूछ सकते हैं कि इनकी जो हाइट है वो कितनी है, तो वो 182 मीटर 597 फीट 597 फीट और 182 मीटर। तो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो कि गुजरात में बनी है। कहाँ पर? नर्मदा रिवर इन द केवड़िया कॉलोनी। नर्मदा नदी के यहाँ पर सरदार सरोवर डैम से 100 किलोमीटर पास में, जो कि साउथ ईस्ट सिटी ऑफ बड़ोदरा में बनी हुई है। तो यहाँ पर किसने बनाई है? तो जनरली 2013 में इंडियन कंपनी है L&T, उसने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और ये 2700 करोड़ में बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका 143वां एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसी दिन इनकी जो स्टैचू है इनका अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन में 21 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल, या फिर 31 मई। तो हम एवरी ईयर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं कब? 21 जून को। और इस साल की 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। तो जितने भी नेशनल हेल्थ डे, इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेट करते हुए डे हैं, आपको उनकी थीम है जो ज़रूर याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो इस बार 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर वेलबींग। और हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को, 21 जून को। नेक्स्ट इज हाउ मच वेट लॉस अकर्स टू द न्यूबॉर्न इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो न्यूबॉर्न बेबी है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, उसका कितना वेट लॉस होगा? ऑप्शन में 10% ऑफ बर्थ वेट, 5% ऑफ बर्थ वेट, 1% ऑफ बर्थ वेट, या फिर 20% ऑफ बर्थ वेट। जितना बेबी का बर्थ वेट है उसके 10% फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में डिलीवरी होने के बाद से लेके 7 दिनों के अंदर तक बेबी का जितना भी बर्थ वेट है उसका 10% बर्थ वेट है जो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है कितना? 10% बर्थ वेट कम हो जाता है। एंड देन आपसे पूछते हैं डबल कब हो जाता है बर्थ वेट के? तो 6 मंथ में, और ट्रिपल 1 ईयर में, और 4 गुना पूछते हैं क्वाड्रिपल तो 2 ईयर में। नेक्स्ट है यहाँ पर इंजेक्शन एंटी-डी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विद इन। तो एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है RH पॉजिटिव मदर के लिए, तो कितने टाइम के अंदर ये दिया जाता है?
ऑप्शन में है 8 घंटे 8 आवर्स, 72 आवर्स, 7 डेज या फिर 24 आवर्स। तो जो यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है ये कितने टाइम के अंदर दे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जनरली 72 आवर के अंदर, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए उसको प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 आवर के एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन अ वुमेन विथ प्री इक्लेम्सिया एंड्स। तो कन्वर्जन्स आते हैं जब जनरली प्री इक्लेम्सिया की सिचुएशन में, तो जो कन्वर्जन्स कितने टाइम के अंदर है अपने आप एंड हो जाते हैं। आफ्टर लेबर बिगन्स, आफ्टर डिलीवरी अकर्स, 24 आवर ऑफ पोस्टपार्टम या फिर 48 आवर्स ऑफ पोस्टपार्टम। तो ये जनरली इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया सिचुएशन कब होती हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इनको कहा जाता है। प्रेगनेंसी में बीपी है जो बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में जो फिट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं वुमेन, तो कब एंड हो जाते हैं? 48 आवर ऑफ पोस्टपार्टम, डिलीवरी होने से लेके 48 आवर तक के अंदर है जो अपने यहाँ पे कन्वर्जन एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ मेल क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विथ। यदि किसी को मलेरिया है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे? एनलार्ज पैंक्रियास, एनलार्ज स्प्लीन, एनलार्ज प्रोस्टेट या फिर एनलार्ज एब्डोमेन। मलेरिया में क्या कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है? तो वो है यहाँ पर स्प्लीन का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एनलार्ज स्प्लीन। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण, क्या रीजन होता है? तो ऑप्शन में डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिसिट ऑफ HCO3, an increase in pH due to excess of HCO3, a decrease of pH due to excess of PCOT, an increase in pH due to deficit of PCOT। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो कारण होता है वो क्या होता है? डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिसिट ऑफ HCO3। पीएच वैल्यू कम होना किसकी कमी के कारण? HCO3 की कमी के कारण। नेक्स्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स का प्रिकर्सर कौन सा है? ऑप्शन में अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन। तो स्टेरॉइड्स का जो प्रिकर्सर माना जाता है वो कौन सा है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विथ पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा? ऑप्शन में है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरी डाइट, हाई फाइबर्स डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो पेप्टिक अल्सर यदि किसी को है तो उसको जो डाइट अवॉइड करने के लिए कही जाएगी वो होगी स्पाइसी डाइट और स्पाइसी फूड, जिससे इरिटेशन को है जो कम किया जा सके, HCl के प्रोडक्शन को कम किया जा सके। पेप्टिक अल्सर में क्या किया जाएगा? डाइट दी जाएगी, स्पाइसी फूड को अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एल्मेंथिक्स इज एडेड टू डायथाइल कार्बामाजीन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो कौन सा एंटी हेलमेंथिक एजेंट है जो DEC के साथ ऐड किया जाएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन में है पायरेन, टेल्पोमेट, पिप्राजीन, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। डायथाइल कार्बामाजीन के साथ जो एंटी हेलमेंथिक्स यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा एल्बेंडाजोल। क्या ऐड किया जाएगा साथ में? एल्बेंडाजोल, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय। तो स्ट्रोक का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन में लैक ऑफ ब्लड वेसल्स टू सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कैरोटिड आर्टरी, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी या फिर नन ऑफ दीज। तो स्ट्रोक का मेन रीजन होता है कि ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ना हो पाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS। तो NPCDCS का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में उतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जो NPCDS का फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक।
तो जो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक है जो इंक्लूड की गई हैं। तो ये प्रोग्राम कब आया था? 2010 में। कब आया था ये प्रोग्राम? 2010 में। फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो वो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द BMI। तो BMI को लेकर कल ही जो पेपर हुआ है CHO टर्म एंड एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था, 31 जनवरी को हुआ है जो पेपर। तो BMI को लेके जो सही फॉर्मूला है वो कौन सा है? ऑप्शन में वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन फीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन सभी को याद है कि BMI कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि वेट को किलोग्राम में और हाइट को मीटर स्क्वायर में है जो लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रोक इज डिफाइंड एज। तो पहले क्वेश्चन था कि स्ट्रोक का रीजन है जो क्या है। अब यहाँ पर स्ट्रोक की डेफिनेशन पूछी है। तो ऑप्शन में ब्रेन डैमेज ड्यू टू रोड साइड एक्सीडेंट, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू डैमेज ड्यू टू हाई बिलीरुबिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन सेल्स तक और ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी स्टॉप होने लगती है। तो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स एंड ACE इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। तो ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, COPD, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फॉर्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट। तो आयोडीन की कमी के कारण सभी एबनॉर्मलिटीज होंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ग्वाइटर, मेंटल रिटार्डेशन, डीप म्यूटिज्म, या फिर नेक रिजिडिटी। तो यहाँ पर जो आयोडीन की कमी के कारण जो एबनॉर्मलिटीज होंगी, ग्वाइटर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, डीप म्यूटिज्म हो सकता है, बट नेक रिजिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। तो डेली कितने आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? 50 to 100 माइक्रोग्राम, 100 to 150 माइक्रोग्राम्स, 150 to 200 माइक्रोग्राम्स, या फिर 200 to 250 माइक्रोग्राम्स। तो नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है वो होती है 100 से 150 माइक्रोग्राम। यहाँ पर म्यूजी पर डे के हिसाब से आयोडीन की रिक्वायरमेंट दी हुई है। यदि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो यदि एज ग्रुप 0 to 11 मंथ है तो 50 म्यूजी पर डे। यदि बच्चे की एज 1 साल से लेके 2 साल तक की है, 1 साल से लेके 5 साल तक की है, 59 मंथ तक है तो 90 UG पर डे। 6 to 12 है तो 120 म्यूजी पर डे। मोर देन 12 है तो 150। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी 200 म्यूजी पर डे। नेक्स्ट इज आज के लिए जो लद्दाख है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लद्दाख इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। तो लद्दाख किस स्टेट का पार्ट है? तो ऑप्शन में है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, या फिर नन ऑफ दीज। तो लद्दाख है पहले जम्मू कश्मीर से रिलेट करता था, बट अब ये एक सेपरेट है जो यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले किसका का था? कश्मीर से जुड़ा हुआ था, बट नाउअडेज ये क्या है? सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो ये किसी का भी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो वॉली ऑर्गेनिक इज। कौन सा स्टेट है इंडिया का जो वॉली ऑर्गेनिक है, मतलब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो ऑर्गेनिक सामान है वो होता है? ऑप्शन में मेघालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरला। तो जो सिक्किम है दिसंबर 2015 में इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है जो बन गया था। इसमें 75,000 हेक्टेयर है जो एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे अपनाई गई थी। तो क्या था? सिक्किम।
नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री। तो NRHM कब आया था? 2005 में। यहाँ पर आंसर आपको डायरेक्ट बता दिया, NRHM कब आया था? 2005 में। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल वर्क विथ विच कंट्री फॉर इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल विथ मॉडर्न मेडिसिन। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किस देश के साथ मिलकर मॉडर्न मेडिसिन के लिए नए प्रिंसिपल बनाए हैं? तो ऑप्शन में रसिया, जापान, इजराइल या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने जो सिडनी की यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इसके साथ मिलकर जो आयुर्वेदा प्रिंसिपल है मॉडर्न मेडिसिन को लेकर उनको इंट्रोगेट किया है, उनकी गाइडलाइन आई है। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज आज के लिए आपको जो क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन में तेजस, शताब्दी, डोरंटो, गरीब रथ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।